एक बात शुरू में स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई रामबाण फॉर्मूला या टोटका नहीं है कि मैं बताऊं आप एक बार करें और वो काम बन जाए। यदि आप ऐसा सोच के यहाँ हैं तो आपको निराशा होगी। मेरे पास एक प्रणाली है और प्रणाली भी वह प्रणाली है जो मैंने काम में ली। तो बस मैं अपनी प्रणाली, अपना रास्ता आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सभी को अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है, दूसरे बस इशारा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना अनुभव जोड़ सकते हैं। तो चलिए उन मुद्दों पे, उन बातों पे चर्चा करते हैं जो सफल होने में सहायक हो सकती है। यक्ष प्रश्न तो यही है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे योग्य युवाओं से भी मिलना होता है जो बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, परंतु किसी न किसी कारण से अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट भी हैं। तो उन सभी साथियों को मैं एक ही बात से शुरू करूंगा कि निराश होने का कोई कारण नहीं है। और मेरी बात का आप यकीन मानिए, बिल्कुल भी कोई जायज़ कारण नहीं है कि आप निराश हो, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतानें हैं और हमारा पिता दिव्य है, महान है, तो हम भी महान ही हैं। आप निश्चित माने, हमें ज़रूरत है एक समझदारी भरे कदम को अपनाने की, जीवन को एक प्रणाली में ढालने की। इतना हम करेंगे तो सफलता हमसे दूर नहीं है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। पढ़ने का पहला नियम होगा नियमितता, रेगुलरिटी। साथियों, अगर आप रोज पढ़ने का नियम बनाएं या सप्ताह में 5 या 6 दिन पढ़ने का भी नियम बनाएं, तो मेरा विश्वास रख कीजिए आपको परिणाम मिलने में बेहद आसानी होगी और थोड़े समय में ही आपको इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा समय आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल या उससे ऊपर का हायर लेवल का कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो वो थोड़ा समय 12 महीने या 18 महीने भी हो सकता है, और उससे नीचे लेवल के कंपटीशन के लिए वो समय आपके 6 महीने से कम भी हो सकता है। तो वो आपकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है। तो नियमितता पहला कदम है। नियमितता से ही जुड़ा एक स्टेप है आवृत्ति या पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। साथियों, याद करने में आवृत्ति या पुनरावृत्ति का योगदान असंदिग्ध है। एक ही बार में आपको कोई भी बात याद रहने की संभावना बेहद कम, 1/3 से भी कम है यदि आपने किसी तथ्य या विचार को केवल एक बार पढ़ा है। उसके बजाय यदि आपने किन्हीं तथ्यों को 2 से 3 बार यदि पढ़ा है तो आप उसका 60-70% पोर्शन याद रख पाएंगे। उसको याद रखने की जो संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी, वो बढ़ जाएगी। तो आप कम से कम 3-4 बार जरूर पढ़ें। आपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने सुबह कुछ पढ़ा है, तो आप प्रयास करें कि उसका 1 या 2 रिवीजन तो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में ही करें, क्योंकि करीब का करीब पढ़ा हुआ 3rd राउंड में फिर अच्छा याद हो जाता है, वरना एक बार में तो बहुत कम याद होता है। पढ़ना कैसे है का अगला स्टेप होगा
लिखना। साथियों, हम जो भी पढ़ते हैं, सेकंड या थर्ड टाइम तक हमने जो पढ़ा, तो थर्ड टाइम के बाद में हम उन बातों को लिख सकते हैं जो हमें अब भी आंशिक याद हुई है, कम कम सी याद हुई है। इसलिए आप लिखने में बिल्कुल भी आलस्य न करें, और मेरी माने तो वन लाइनर नोट्स टाइप बनाएं। आप अच्छी किताबें सामने रखें और वन लाइनर नोट्स के द्वारा आप उन बातों को लिखें। लिखने का फ़ायदा एक यह भी है कि एग्ज़ाम करीब होने पे आप अपने नोट्स वाली बुक से, कॉपी से भी कई किताबों का सार एक साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि नोट्स जो होता है, आप विभिन्न टॉपिक्स को अलग अलग जगह से आप समझ के वैसे बनाएंगे तो अच्छा अधिक रहेगा, ताकि वो संपूर्ण टॉपिक समग्र रूप में आपको एक जगह मिल जाए और उससे बाहर प्रश्न जाने की संभावनाएं फिर भी रहती है, पर यही किया जा सकता है और आप इसे करके देखें। नोट्स ज़रूर बनाएं। मान लीजिए आप 4 या 5 घंटे पढ़ते हैं, तो आप उसमें से 1-2 घंटे नोट्स बनाने के लिए दे सकते हैं। वैसे कोई समस्या नहीं है, आप इसे करके देखें। और मैंने तो काफ़ी नोट्स बनाए हैं और काफ़ी मेरे पास ऐसी कॉपीज़ पड़ी है जो मैंने नोट्स बना के भर दी, तो आप भी ऐसा ही करें। नोट्स बनाने का आधार क्या रखना है? देखिए साथियों, सबके अपने विचार हैं, और मेरी मानिए तो आप NCERT की कक्षा 6 से लेके 12 तक की जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, उनमें से आपके संबंधित विषयों के आप नोट्स बनाएं, क्योंकि NCERT की पुस्तकों को प्रमाणित करने में भी आसानी रहती है। और देखा भी गया है कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे RPSC हो या UPSC, सभी NCERT की बुक्स को पर्याप्त महत्व देते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है साथियों, बस बात इतनी सी है कि अच्छी चीज़ों को पाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, जबकि बुरी चीज़ें हमें बिना प्रयास के ही अपनाने लेती है। तो आप कोशिश करें, अच्छी चीज़ों के लिए आप मेहनत करें, और पढ़ना उन अच्छी चीज़ों में से ही है। इसमें अगला स्टेप होगा लाइब्रेरी कंसेप्ट का फ़ायदा उठाना। आजकल जगह जगह लाइब्रेरीज खुल गई हैं, जहाँ बैठ के हम पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी ये भी मिलती है, तो हम किसी टॉपिक पे रिसर्च भी कर सकते हैं। और लाइब्रेरीज का अपना एक बड़ा फ़ायदा मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी, चूँकि आप जानते हैं मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो अधिक समय नहीं दे पाता स्टडी को, इसीलिए मैंने इस लाइब्रेरी के माध्यम से स्मार्ट स्टडी की, यानी कभी 1 घंटा भी, कभी आध घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, तो उपलब्धता के हिसाब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाएं। लाइब्रेरी का चयन इस तरह से करें कि आपके घर के पास ही हो, अधिक दूर नहीं हो, ताकि आपको आने जाने में समय कम लगे और वहाँ बैठने की ठीक ठाक व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, यूरिनल हो, बस पर्याप्त है। अधिक सुविधाएं तो हमें भोगी बनाएंगी, इसलिए आप अच्छी सादगी पसंद लाइब्रेरी चुनें। और साथियों, अब जो मैं बात बताऊंगा
वो बहुत अलग है। और सबसे ज़रूरी बात भी यही लगी मुझे, जो मैं अब बता रहा हूँ। जो भी एग्जामिनर पेपर बनाता है, वो जो भी लोग हैं विद्वान, उन विद्वानों की एक ख्वाहिश तो होती होगी कि पेपर वही बनाए, क्योंकि हमें कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही संभावना भरे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो नर्वस हो जाते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनका फेलियर हो जाता है, माइंड फेलियर हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को कैसे हमें मैनेज करना है, इसके लिए हमें एग्ज़ाम पेपर की साइकोलॉजी को समझना होगा। और उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें उसके रचनाकार यानी एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी होगी कि उसने किस मन स्थिति में प्रश्न रखे हैं, क्या सोच के उसने रखे हैं। पूरी तरह जानना संभव नहीं है, पर हम उसकी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इसी कोशिश को, इस गुत्थी को सुलझाते हैं हम मिलके। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जामिनर जब कोई पेपर बनाता है तो उसको केवल पैसा ही नहीं, प्रतिष्ठा भी मिलती है। यानी संक्षेप में कहे तो एग्जामिनर के लिए ये बहुत ही फायदे का, प्रतिष्ठा का, नाम का सौदा है। और इसके कई इनडायरेक्ट फायदे भी हैं जो आप लोग जानते होंगे, हम उसमें नहीं पढ़ते। कुल मिला के बात इतनी सी है कि एग्जामिनर चाहता है कि वो पेपर बनाता रहे। तो जब कोई व्यक्ति किसी कंफर्ट को, किसी फेवर को चाहता है, तो उसमें असुरक्षा का भाव भी तुरंत आता है। यह एक सामान्य मनोग्रंथि है। उसको यह भय भी रहता है कि उसकी ये एमिनिटीज, ये सुविधाएं छीन नहीं जाए। उसके लिए वह गलती करने से बचना चाहता है। तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें देखना होगा कि वह गलती करने से बचने के लिए क्या सेफ गेम खेल सकता है। तो उसके सेफ गेम में 2-3 बातें आएगी। वो जब भी पेपर बनाएगा तो इन 2-3 बातों को स्पेशली फॉलो करेगा और इनके अकॉर्डिंग ही पेपर बनाएगा। पहली बात, वह अपने सामने कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी की बुक्स जरूर रखेगा, क्योंकि वो जानता है अच्छे से कि इन बुक्स को चैलेंज किया जाना असंभव के समान है। और इसलिए वो एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर काम में लेगा। और पिछले कई पेपर्स के हम सभी के अनुभव भी है कि इन बुक्स से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो हमें एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़नी है, उनसे नोट्स बनाने हैं। एग्जामिनर इससे भी संतुष्ट नहीं होगा, सिर्फ बुक से ही नहीं, तो वो एक स्टेप और चलेगा। नेक्स्ट स्टेप उसका होगा कि वो आरपीएससी की जो ओल्ड पेपर्स हैं, या आरपीएससी के अलावा आसपास के जो भी पीएससीज हैं, या यूपीएससी है, जीपीएससी है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार, यदि लैंग्वेज वाले एस्पिरेंट हो तो उनके पेपर्स वो ज़रूर सामने रखेगा। और मान लीजिए आरपीएससी के किसी पेपर में 2016 में प्रश्न रखा गया कि बताइए राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है। 2016 के उस प्रश्न को देख के किसी भी एग्जामिनर के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अब क्यों न ये पूछ लिया जाए कि 2021 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो यानी उसकी साइकोलॉजी को हमें ऐसे ही समझना है। ओल्ड पेपर्स के द्वारा वो ज़रूर मदद लेगा। तो हमें सारे ओल्ड पेपर्स को, थोड़ा खर्चा लगेगा, बट आप यकीन मानिए अर्जुन की तरह ये श्योर 6 होगा। तो आप पुराने जो ओल्ड पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ आप कलेक्ट करें, साइट्स पे, आरपीएससी साइट पे मिल जाएगी, कोई कलेक्शनर होगा उससे मिल जाएगी।
तो वो सारे पेपर और उनकी आंसर कीज और सारे पेपर्स का मेरा मतलब आपसे जो संबंधित विषय है उन विषयों के पेपर्स वो आप ज़रूर निकाल लें और उनको मेरी माने तो आप स्पाइरल या बुक में रखें, लगाएं, इस बुक की तरह बना लें उसको स्पाइरल टाइप। और क्वेश्चन पेपर के पीछे आंसर शीट और आंसर वो सारे, और कोशिश करें कि हर रोज़ आप 1-2 पेपर्स सॉल्व करें वो, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और स्पेशली करंट अफेयर्स के वो प्रश्न हैं उनको हमें प्रेजेंट रेलेवेंस में देखना है, बाकी सारी चीज़ें उन्हीं का रूपांतरण बन के ही नया प्रश्न पेपर बनेगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और कई प्रश्न तो ऐसे भी अब हो गए हैं जो हर दूसरी या तीसरी परीक्षाओं में 4-5 बार पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न इसीलिए होते हैं कि हर एग्जामिनर सेफ गेम खेलता है और ओल्ड पेपर्स को सामने रख के ही अपना पेपर बनाता है। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि किसी के भी जैसा न बने, अपना सत्य स्वयं ढूंढे और अच्छे लोगों की कुछ बातें सम्मिलित करके हम एक अलग व्यक्तित्व, एक मौलिक पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और अच्छा करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो जो बातें आपको सूटेबल लगे आप उन्हें ज़रूर काम में लें। सभी बातें सभी के लिए नहीं होती। एक बार फिर से आपको पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।